जी, इन्वेस्टर अप्रेजल हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। कल आप लोगों ने डिस्कस कर दिया था जो मैथमेटिकल कुछ कंप्यूटेशंस वगैरह बनती हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एन्युटी क्या होता है। कल कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोग कराए थे या अभी कितने हो गए थे? थ्री तक हो गए, फोर तक। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने इसका मतलब कल बेसिक कंप्यूटेशन स्टार्ट की थी जिसमें हमने ईयर वाइज कैश फ्लो डिसाइड करना शुरू किए थे। अच्छा, कल आप लोगों ने कहा था अगर किसी साल कैश का इनफ्लो भी हो जाए, आउटफ्लो भी हो जाए, तो आप इनको कंबाइन करके वैल्यू ले लीजिएगा। ठीक है, यानी अगर कैश का इनफ्लो भी हो रहा है, कैश का आउटफ्लो भी हो रहा है, या सारे इनफ्लोज हो रहे हैं, तो आपने कहा था एक से ज्यादा ऐड करके लिख ले। अच्छा, ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये एग्जाम प्रेजेंटेशन नहीं है। अभी तो मैं मेन प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको कैश फ्लो डिसाइड करना आ जाए। ठीक है, अदरवाइज एग्जाम की जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट होती है। उसकी वजह क्या है? आप लोगों को जब क्वेश्चन आता है ना, किसी साल 8 कैश फ्लो, किसी में 10, किसी में 6, अब फर्ज करें 10 कैश फ्लो आने, 9 की फिगर आपने सही कंप्यूट की हुई है, 10वें की गलत की। अगर आप टोटल करके लिखेंगे कैलकुलेटर पे, तो इसका टोटल तो आपने गलत लिखा होगा, तो फिर वो जो 9 सही थे उनके मार्क्स भी चले जाते हैं। इसलिए एग्जाम में हम इस तरह की प्रेजेंटेशन नहीं देते कि टोटल करके लिख दो, वो भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी पहले एक क्वेश्चन हम जरा और देख लें। तो क्वेश्चन 5 देखिएगा। अच्छा, एनपीवी के अंदर आप लोगों ने डिसीजन क्राइटेरिया क्या पढ़ा था? हाँ, कि वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे जिसकी एनपीवी पॉजिटिव हो, और अगर सबकी पॉजिटिव है तो फिर जो जिसकी सबसे ज्यादा वो वाला कर लें, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन 5 को देखिएगा। कह रहे मिस्टर अली इज प्रपोज टू इंस्टॉल सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन हिज हाउस। He intends to sell house in about 5 years time. अच्छा, कह रहा है मिस्टर अली इज प्रपोज टू इंस्टॉल सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। देखिए, आपको पता है जहां गर्मियां पड़ती हैं वहां आप सेंट्रली एयर कंडीशन करा लेते हैं, जहां सर्दियां पड़ती हैं वो हीटिंग वाला लगवा लेते हैं। चले अभी हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एसी लगवाया घर में, एसी लगवाया, आपका आउटफ्लो हुआ कैश का। एसी को आप चलाते हो, बिजली का बिल वगैरह आता है, आउटफ्लो होता है। कभी खुदा ना खास्ता खराब हो जाए, रिपेयर कराते हो, आउटफ्लो होता है। ठीक है, बेनिफिट क्या है इसका? अब बेनिफिट तो नॉन मॉनेटरी है। ठीक है, मसलन यही है ना कि कंफर्टेबली आप लोग रह सकते हो, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, अदरवाइज इनफ्लो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आउटफ्लोज ही आउटफ्लोज होने हैं, तो फिर हम कहते हैं वो वाली एक्सेप्ट कर लो जिसपे आउटफ्लो कम हो रहा हो। यानी अब ये तो मुझे कंफर्म हो गया, उसने कहना हीटिंग सिस्टम लगवाऊंगा, इस पे सारे खर्चे हैं, बेनिफिट तो नॉन मॉनेटरी है। तो इसलिए फिर मैं आपको कहूंगा जिस पे खर्चा सबसे आउटफ्लो कम हो रहा है वो वाला काम कर लो। मतलब जिसकी एनपीवी निकलनी सब तीनों की नेगेटिव है, जिसकी कम फिगर होगी मैं कहूंगा यार ये वाला काम कर लो। तो ये इसके अंदर एक थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो बहरहाल आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहे मिस्टर अली इज प्रपोजिंग टू इंस्टॉल सेंट्रल हीटिंग इन हिज हाउस, ही इंटेंड टू सेल हाउस इन अबाउट 5 years टाइम। क्या मतलब इसका? हाँ, कहता 5 साल बाद मैं घर बेच दूंगा, तो सिस्टम का फिर फायदा कितना अरसा होगा? 5 साल। वो आपको ये कहना चाह रहा है कि आपने जो कैश फ्लो बनाने हैं ना 5 साल के बनाना, इस प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है, वो ये कहना चाह रहा है आपको। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा। कह रहे कि एंड फील्स दैट व्हिचएवर सिस्टम इज इंस्टॉल्ड विल ऐड सम 500 टू द रीसेल वैल्यू। कह रहा है, और ये कह रहा है कि मैं कोई सा भी सिस्टम अपने घर में लगवा लूं, मेरे घर की कीमत 500 रुपया बढ़ जाएगी इस सिस्टम के होने की वजह से। क्या चीज है ये 500? मतलब आपको मैं कह रहा हूं मैं अगर एसी लगवा लूं ना, मेरा घर 500 रुपए महंगा बिक जाएगा। इसका मतलब ये उस एसी की स्क्रैप होगी।
ठीक है, मतलब देखिए आपको कहने का अगर एसी होगा तो 500 महंगा बिकेगा, इसका मतलब बेचना कब है? 5 साल बाद। प्रोजेक्ट की लाइफ क्या है? 5 साल। तो आपको कहना चाह रहा है इसकी स्क्रैप 500 रुपए है, ठीक है, 5 साल बाद। लेकिन उसने कहा कोई सा भी सिस्टम लगवाओ, मेरी घर की कीमत 500 ही बढ़नी है। अब नीचे देखिए कितनी तरह के सिस्टम्स आ रहे हैं, एक गैस वाला आ रहा है, एक ऑयल वाला आ रहा है और एक सॉलिड फ्यूल आ रहा है। तो 3 तरह के आपके पास सिस्टम हैं। वो कह रहा है जोन सा मर्जी लगवा लो, मेरे घर की कीमत 500 रुपए ही बढ़नी है। अगर जोन सा मर्जी लगवा लो, कीमत 500 रुपए ही बढ़नी है, तो क्या आपके डिसीजन से फिगर चेंज हो रही? अगर कोई वैल्यू आपके डिसीजन के साथ चेंज ना हो, रेलिवेंट के इरेलीवेंट? इरेलीवेंट होती है। तो इसका मतलब ये हमारे लिए इरेलीवेंट है। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली ना, अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वो तीनों के अंदर 500 का इनफ्लो लिख देते हैं। देखिए मैं तीनों के अंदर 500 इनफ्लो लिखूं या तीनों में ना लिखूं, डिसीजन पे तो फर्क नहीं पड़ना। तो पॉसिबिलिटी है कि एग्जामिनर ना आपके नंबर काटे कि एक फिगर इफेक्ट ही नहीं हो रही डिसीजन के साथ, तो फिर आप उसको कंसीडर ना करो। मतलब आपको याद होगा, हमने पढ़ा हुआ डिसीजन मेकिंग में इररेलेवेंट वैल्यूज नहीं कंसीडर करते होते। Now next, Mr. Ali estimates that cost of installing and running various possible systems will be, कह रहे उसने एस्टिमेट किया ये खर्चे आने। इंस्टॉलेशन कॉस्ट्स पेबल इमीडिएटली, किस ईयर में आउटफ्लो? कह रहे इंस्टॉलेशन कॉस्ट पेबल इमीडिएटली, 0 में, ठीक है, 0 के अंदर। अच्छा, हमारे पास ना 3 ऑप्शन आ रही, गैस वाला, ऑयल वाला, सॉलिड फ्यूल वाला। तीनों की वर्किंग अलग अलग करनी पड़ेगी, तीनों की अलग अलग एनपीवी निकलेगी और फिर डिसीजन होना है। अभी हम पढ़ते हैं, बाद में इसको देखते हैं। एनुअल फ्यूल कॉस्ट पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, कह रहे ये एनुअल कॉस्ट है, हर साल के एंड पे करना। पहला आउटफ्लो कब आएगा? 1 में, क्योंकि पहले साल का एंड ईयर 1 हो जाएगा, दूसरे साल का एंड ईयर 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। मेंटेनेंस कॉस्ट पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन विच दे आर इनकर्ड, कह रहे मेंटेनेंस कॉस्ट है और ये आप लोगों ने हर साल के एंड पे देनी जिसमें इनकर हो। गैस 20 पर एनम, तो ये हर साल देनी होगी। ऑयल 25 पर एनम, हर साल देनी होगी। सॉलिड फ्यूल 100 ड्यूरिंग द 4th ईयर ओनली, ये कब देंगे? 4 में। उसके बाद आपको कह रहे हैं मिस्टर अली feels that each of the system is equally efficient for heating purposes. देखें, एक जनरल सी बात है ना, कई दफा चीज सस्ती ले लो, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं होती। लेकिन वो यहां पे क्या कह रहा है आपको? कह रहा है कोई सा भी सिस्टम लगवा लो, हीटिंग तीनों की एक जैसी है। अगर तीनों की एक जैसी है तो फिर जो सस्ता है वो लगवाओ, वरना अगर आप मुझे कहते हैं ना सस्ते वाले की एफिशिएंसी अच्छी नहीं, महंगे वाले की अच्छी है, तो फिर मैं आपको कहता हूं महंगे वाले लगवा लो। तो उसने कहा नहीं, तीनों इक्वल एफिशिएंट है, तो तीनों इक्वल एफिशिएंट है तो फिर जो सस्ता मुझे पड़ेगा मैं वो लगवाऊंगा। आगे कह रहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, प्रोड्यूस अ कैलकुलेशन शोइंग विच सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड, कह रहे कैलकुलेशन करके तो कौन सा सिस्टम लगवाना है। अच्छा, अब आपने देखा आमतौर पे ना 2 कैश फ्लो आ रहे हैं साल के अंदर, तो अभी इनिशियल स्टेज है, तो आपको मैंने कल भी कहा था फिलहाल ना आप ऐड करके लिख लिया कीजिएगा, बाद में अभी हम देखेंगे एग्जाम की प्रेजेंटेशन क्या होती। अच्छा, यहां पे हमारे पास आ गई 3 ऑप्शंस, तो आप लोगों ने जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया करना है, आप लोगों ने ना ईयर्स का कॉलम बना लेना है। अब हम फैक्टर तो सबके लिए एक जैसे ही होगा ना, तो फैक्टर एट द रेट 10%। अच्छा, अब आपका पहला सिस्टम कौन से वाला था? गैस। अच्छा, ऐसा मतलब आपने ना एक मेन हेड बनाना है गैस, और इसके अंदर इसके कैश फ्लोस का कॉलम भी बनेगा और इसकी प्रेजेंट वैल्यू का भी।
दूसरा कौन सा था? ऑयल। इसका कैश फ्लोज का कॉलम भी और प्रेजेंट वैल्यू का। और तीसरा है हमारा सॉलिड फ्यूल, इसके कैश फ्लोज का कॉलम भी और प्रेजेंट वैल्यू का भी। ठीक है, इसी तरह हम सबकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे जिस पे कम आउटफ्लो है आपका वो हम लोग ले लेंगे। अच्छा, अब आप लोग ना इनके जरा कैश फ्लोज बना दें, खाली कैश फ्लो बनाए, बाकी ना भी कैलकुलेट कीजिएगा। जी हो गया। नहीं, प्रेजेंट वैल्यू भी रहने दें। अच्छा, अब गैस वाले के मैं जरा बोलने लगा हूं। गैस का ईयर 0 में आउटफ्लो 500, ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक 170 आउटफ्लो। ऑयल वाले का 0 में 700 का आउटफ्लो, और फिर 1 से लेके आप लोगों का 5 तक 125 का आउटफ्लो।
अच्छा, सॉलिड फ्यूल का ईयर 0 में 400 का आउटफ्लो, 1 से लेके 3 तक 170, 4 के अंदर 270, 5 के अंदर फिर 170 आउटफ्लो, यही आए। हाँ जी बोलो। जीरो जो होता है ना, सिर्फ एक पर्टिकुलर डे होता है, आज का दिन, ठीक है, यानी एटलीस्ट जीरो का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ ईयर 1। फिर उसको नहीं करते। अच्छा जी, अब मसला है कि जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं आपको कि जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। अच्छा, हम लोग जो जब मल्टीपल कैश फ्लोज आया करेंगे, अभी तो आपने ऐड करके लिख दिए थे, बट ऑनवर्ड अब जब मल्टीपल कैश फ्लोज आएंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, ईयर्स के कॉलम बनाने, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। रो वाइज आपने चीज का नाम लिखना और उसके कैश फ्लो लिख देने। मसलन आप लोगों को मैं कहता हूं यार मशीनरी आपको मैं कहता हूं फौरन खरीदनी है, तो 0 में उसका क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। एंड पे मैं कहता हूं स्क्रैप के तौर पे बिक जाएगी, तो आखिरी साल क्या हो जाएगा, इनफ्लो। इस मशीनरी से जो चीजें बन के बिकेंगी, सेल से इनफ्लो होता है, आउटफ्लो, इनफ्लो। तो ईयर 1 में आ गया, 2 में आ गया, 3 में आ गया। अब जब चीजें बेची हैं तो उनको बनाने पे खर्चा भी तो आया उन्हें, आपका मटेरियल लगा होगा, लेबर लगी होगी, ओवरहेड्स लगे होंगे। ठीक है, अब जो उसने पेमेंट का बताया होगा उस हिसाब से आपने रिस्पेक्टिव ईयर में एडजस्ट करना है। मैं अभी ज्यूम करूं सारे कैश फ्लोज एंड ऑफ द ईयर हो रहे हैं, अज्यूम करता हूं और कोई कैश फ्लो नहीं है, फिर हम लोग ना इनको करते हैं नेट। जब नेट करते हैं वो कहलाता है नेट कैश फ्लोज। फिर हम लिखते हैं फैक्टर, जो भी उसने रेट दिया हो, फिर उसकी बेस से हम निकालते हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यूज, और फिर उनका सम करके निकाल दी जाती है नेट प्रेजेंट वैल्यू। हाँ जी, और जो आउटफ्लो ब्रैकेट में टोटल करेंगे आपको कैश फ्लो ब्रैकेट। हाँ जी, फिर नीचे आप इनके फैक्टर निकालोगे, हाँ जी। हाँ जी, एग्जाम में उसकी वजह क्या है, अब देखिए आपके मल्टीपल कैश फ्लोज आ रहे हैं ना, फर्ज करें पहली 3 ठीक थी, चौथी गलत थी, तो सिर्फ इसके नंबर कटेंगे, उन 3 के मिल जाएंगे, लेकिन कैलकुलेटर पे टोटल करके लिखा फिर पूरे जाएंगे। और पेपर में आपका क्या जो क्वेश्चन होता है आमतौर पे 1 से 1.5 सिनेरियो, पेज का सिनेरियो कई दफा होता है, उसमें रेलिवेंट कॉस्ट भी होंगी, इरेलीवेंट भी होंगी, किसी के कैश फ्लो एडवांस में, किसी की एरियर में, ये सारे मसले आएंगे, तो उस वजह से फिर हम इस तरह की प्रेजेंटेशन दिया करते हैं। क्या चीज नहीं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो मैनेज हो जाता है। देखिए ये 18-20 नंबर तक का क्वेश्चन होता है, खुदा ना खासा कोई एक आधी फिगर कटी तो उसके नंबर कटते हैं, बाकियों के आपको मिल जाते हैं, तो यानी ये क्वेश्चन पेपर पास करने में एक बड़ी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन जरा निकालिएगा, 7 पहले निकाल लें।
जी कह रहा अल्फा लिमिटेड इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट द ट्रम्प टू इट्स रेंज. Feasibility study has recently undertaken at a cost of 10,000 suggests that selling price 50 per unit should be set for the Trump. जी कह रहा है कि हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रम्प, और कह रहे फिजिबिलिटी स्टडी हम लोगों ने उसकी की है 10,000 रुपया खर्च करके. कौन सी कॉस्ट? संक कॉस्ट, इरेलीवेंट. ठीक है. और कह रहे हैं उस फिजिबिलिटी ने हमें यह बताया कि आप ना अपनी प्राइस 50 रुपए रखना. आगे कह रहे मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रम्प would require a specialized machine costing 1.5 lakh. Machine is expected to be capable of producing Trump for an indefinite period. Although due to its specialized nature, it is not expected to have any resale or scrap value when production of Trump ceases. कह रहे हैं इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड मशीन चाहिए, 1.5 लाख रुपए की आएगी. कब खरीदनी होगी? जीरो. तो आमतौर पर आप कहते हैं नॉन करंट एसेट कैश पे खरीदना पड़ते हैं, तो इसलिए उसका आउटफ्लो भी कब होगा? जीरो. हाँ, अगर कहीं इसने क्वेश्चन में कह दिया ना नहीं एंड पे होगा, फिर 1 में लिख दीजिएगा. तो कह रहे हैं कि इसकी लाइफ इनडेफिनेट है, लेकिन कह रहे हैं इतनी ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, जिस दिन आप ट्रम्प बनाना बंद करोगे ये स्क्रैप हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी, लेकिन इसकी रीसेल वैल्यू कोई नहीं है. आगे वेरिएबल कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ट्रम्प इज ₹30 पर यूनिट. कह रहे वेरिएबल कॉस्ट है ना 30 रुपए पर यूनिट होगी. रेलिवेंट इरेलीवेंट? रेलिवेंट है. आगे कह रहा है ओवरहेड आर एस्टिमेटेड एट फिक्स लेवल ऑफ ₹40,000 पर एनम, अवॉइडेबल ओनली इफ नो ट्रम्प विल बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड. हाँ जी, ये होगी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट. कैसे पता चला ये? हाँ, उसने कहा अगर ट्रम्प ना बनाओ तो ये नहीं लगेगी, इसका अंदर ये कॉस्ट लग ही ट्रम्प की वजह से रही है, तो फिर ये हमारे लिए रेलिवेंट थी. आगे कह रहे सेलिंग प्राइस ऑफ 50 रुपए. इट इज एस्टिमेटेड दैट 5,000 ट्रम्प विल बी डिमांडेड एंड सोल्ड ईच ईयर. डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू सीज आफ्टर 4 years. जी, इसमें 4 साल के कैश फ्लो बनाओगे. कहता अगर 50 रुपए जो प्राइस आई है ना फिजिबिलिटी में, उतनी प्राइस रखी तो कितने यूनिट बन के बिका करेंगे? 5,000. इसका जब आप सेल निकालोगे 5,000 की, जब वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे 5,000 की. नेक्स्ट कह रहे ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू विल बी पेड और रिसीव्ड इन कैश एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन विच दे अराइज, विद द एक्सेप्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन which will be payable at the beginning of first year. कह रहे तमाम इनकम और एक्सपेंसेस जिस साल के ना उस साल के एंड पे हुआ करेंगे, सिर्फ मशीनरी की कॉस्ट के अलावा. कह रहे वो कब देनी है? वो साल के शुरू में. द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%. कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट. अच्छा, अभी ये तो एक ना बिल्कुल आपने देखा कोई तकरीबन 1/3 पेज का क्वेश्चन है. आपको ने कहा आपके तो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपने पिक एंड चूज वाला काम शुरू किया तो कोई एक कैश फ्लो भी लिखना भूल गए, एनपीवी गलत हो जाएगी, डिसीजन इफेक्ट हो जाएगा. तो आप लोग ना क्वेश्चन के ऑर्डर में चला करेंगे. ठीक है, ऐसा ऐसा मैं लंबे क्वेश्चन तो जाता जाऊंगा, तो आप देखेंगे मैं ऑर्डर में सारे कैश फ्लोज बनाया करूंगा. ठीक है, तो अब हम जरा इस क्वेश्चन को चलें करके देखते हैं कि इसको कैसे करना है. So question number 7. जी कह रहा है अल्फा लिमिटेड इज कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट द Trump to its range. A feasibility study recently undertaken at a cost of ₹10,000. तो ये हमारे लिए रेलिवेंट थी, इरेलीवेंट? इरेलीवेंट.
अच्छा, जैसे उधर आपको डिसीजन मेकिंग में बताया गया था ना सीएमए के अंदर के आपको अगर कोई कॉस्ट इरेलीवेंट है तो उसकी लॉजिक पता हो, पेपर में एग्जामिनर कई दफा पूछ लेता होता है कि अगर कोई कॉस्ट ड्रॉप करोगे उसकी रीजन बताओगे, ठीक है, तो ये फिजिबिलिटी किस वजह से इरेलीवेंट थी? हाँ, यानी ये पास्ट में इनकर हो चुकी थी, इसमें फ्यूचर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, इसको इग्नोर कर देते हैं। आगे कह रहे सेलिंग प्राइस 50 रुपए होगी। अब इसकी बेस पे तो सेल्स निकालना पड़ेंगे, लेकिन जब तक यूनिट नहीं आएंगे सेल की फिगर नहीं निकल पाएगी। हेडिंग में दे देता हूं, अमाउंट नहीं अभी लिखते। कह रहे मैन्युफैक्चरर टर्म वुड रिक्वायर स्पेशलाइज्ड मशीन। अच्छा, अब आपको मशीन खरीदना पड़ रही है। अच्छा, अब ये लोग जो अमाउंट्स है ना, हम लोग इन 000 ले लेते हैं। तो कह रहे आपको मशीन ईयर 0 में खरीदनी पड़ेगी 1.5 लाख की। तो ईयर 0 में क्या आ जाएगा? आउटफ्लो। बस ये जरा ख्याल रखिएगा, आउटफ्लो को ब्रैकेट में लिखना है और इनफ्लो को विदाउट ब्रैकेट। आगे कह रहे मशीन इज एक्सपेक्ट टू केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रम फॉर इंडेफिनिट पीरियड, बट ऑल्दो ड्यू टू स्पेशलाइज्ड नेचर इट इज नॉट एक्सपेक्ट टू हैव एनी रीसेल स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट का जिक्र आ गया, लेकिन अगेन जब तक यूनिट नहीं पता चलेंगे हम इसको नहीं कंप्यूट कर पाएंगे। फिक्स कॉस्ट, हाँ, ये लिखी जा सकती है, एट्रीब्यूटेबल है तो इसलिए रेलिवेंट है। कह रहे हर साल की कॉस्ट है 40,000, तो हर साल में 40 का आउटफ्लो हो जाएगा। आगे कह रहे सेलिंग प्राइस 50 रुपए, 5,000 यूनिट विल बी डिमांड एंड सोल्ड ईच ईयर। अच्छा, अब उसने आपको बता दिया, तो अब चूंकि यूनिट बता दिए तो हम वर्किंग में कैलकुलेशन कर लेते हैं। सेल्स 5,000 यूनिट्स 50 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट भी इधर ही कंप्यूट कर लेते हैं। 5,000 यूनिट की 30 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख। अच्छा, सेल का इनफ्लो पहला कब आएगा? 1 में। तो इनफ्लो है विदाउट ब्रैकेट लिखिएगा 250, 250, 250 और वेरिएबल कॉस्ट का आउटफ्लो पहला कब आएगा? वो भी 1 में। तो 150, 150, 150 एंड 150। अच्छा, आगे कह रहा है ऑल एक्सपेंसेस रेवेन्यू, बस ये, और तो कोई नहीं है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इनका कर लेंगे नेट फिगर। ये आपका 150 का आउटफ्लो आ गया और ये 60 का इनफ्लो आ गया। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है इसका? 10%। कर सकते हैं, हाँ जी। लेकिन ये आपको कब पता चलेगा? जब नेट आ जाएंगे, तो नेट के बाद फिर उसको दोबारा लिख के एनटीएल से कर सकते हैं। अब अगर हम निकालें इनकी प्रेजेंट वैल्यूज, ये 150 नेगेटिव में आ गई, 54.54। अगला देखें, फाइव 6 45.06।
अच्छा, अब आप इनको नेट करोगे तो आपके पास आ जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। जी देखें कितना आती, 1514। अच्छा चलिए ठीक है, अभी हमने 000 नहीं ना लिखा था तो पूरी वैल्यू लिखते हैं इसकी। तो ये आप लोगों का पॉजिटिव में आंसर आ गया। अब अगर मैं डिसीजन पूछूं तो क्या होगा, लॉन्च करें ये प्रोडक्ट या नहीं? कर देनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह ना इसका क्वेश्चन 6 है, ये आप लोगों ने ना घर से ट्राई करना है तो छोटा लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, जरा एक दो बार ट्राई जरूर करके आइएगा ताकि कल जब मैं डिस्कस करूं तो फिर आप लोगों को इसका आइडिया हो। अच्छा, अभी जैसे इन्होंने कहा कि ये हम एन्युटी से भी कर सकते थे, लेकिन ये बात कब पता चलेगी? जब नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। तो अगर आप इसको कहो ना मैं नेट एन्युटी से करूंगा तो फिर ये नीचे वाला काम नहीं इधर करना लाजमी, तो फिर आप यहाँ नेट कैश फ्लो तक जाओगे और उसके बाद फिर आप उसके कैश फ्लो ऐसे लिखोगे कि जी ईयर्स, ठीक है, और कैश फ्लोज। फिर आपने इधर लिखना है 0 के अंदर 150 का आउटफ्लो, 1 से लेके 4 तक हर साल 16 फ्लो, और फिर उसके आगे सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, वो फिर आपको यहाँ पे इसको एंड करना पड़ेगा और उसके बाद आगे ये अलग से काम करना होगा। हाँ जी, हाँ जी, और इसमें वो कंपाउंड जो एन्युटी फैक्टर होता है वो करके डाल। ठीक है, आंसर दोनों से सेम आना होते हैं, बस इसमें मैंने आपको कहा था टाइम बचता है। तो अभी तो आपको मैंने कहा था 3-4 साल है, शायद आपको लगे इतना नहीं बचा, लेकिन जब 8-10 साल वाला क्वेश्चन आएगा, 15 साल वाला क्वेश्चन आएगा, फिर आपका काफी टाइम पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, तो एक तो ये ना आपने 6 क्वेश्चन करने हैं, इसके अंदर अगर आप देखें तो रिक्वायरमेंट से ऊपर वाली जो लाइन है तो उसमें देखें इसकी लाइफ कितना बता दी हुई है, 15 ईयर्स। तो अगर आप 15 साल के कैश फ्लो आप दूसरी तरह बनाने बैठे तो फिर आप लोगों का टाइम इस पे सारा जाया जाता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था जहां लग सकता हो एन्युटी लगा दिया करें, टाइम बचा लिया करें। तो बहरहाल अब आपने देखा 2-3 दफा मैंने रेलिवेंट इरेलीवेंट का जिक्र किया। ठीक है, अब आगे जितने भी क्वेश्चन है उनमें रेलिवेंट इरेलीवेंट की जरूरत पड़नी है। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे ना, तो कोई अननेसेसरी डेटा आ नहीं रहा था ऐसा, तो इसलिए अब हमें वो कॉन्सेप्ट रिकॉल करना पड़ेंगे, रेलिवेंट और इरेलीवेंट कॉस्ट वाले। तो आपको याद होगा हमने सीएमए में पढ़ा था कि जो रेलिवेंट कॉस्ट होती है इसके 3 फीचर होते हैं, फ्यूचर, इंक्रीमेंटल और तीसरा होता था कैश फ्लोस। फ्यूचर, इंक्रीमेंटल, कैश फ्लोस। फ्यूचर का मतलब होता था वो कॉस्ट पास्ट में ना लगी हो, अभी फ्यूचर में लगनी हो। इंक्रीमेंटल का क्या मतलब होता था? हाँ, कि इस प्रोजेक्ट की वजह से कोई एक्स्ट्रा आउटफ्लो हो रहा हो। ठीक है, और कैश फ्लो का मतलब था कि नॉन कैश नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा डेप्रिसिएशन, उधर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग आप डेप्रिसिएशन ले लेते थे ना अगर कोई नई मशीनरी की हो। तो आपका ने कहा था वो जो आप उधर डेप्रिसिएशन लिखते थे वो दरअसल डेप्रिसिएशन की वजह से नहीं लिखते थे, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश होती है। मसला ये होता था मशीनरी की लाइफ है 5 साल, आप कैलकुलेशन कर रहे हो 1 साल की, तो फिर 5 साल का कैश फ्लो 1 साल के साथ मैच तो नहीं करता, तो उसको मैच करने के लिए हम 1 साल की वैल्यू लेते थे और नाम हम उसको डेप्रिसिएशन देते थे
ताकि आपके लिए थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब यहां पे आपने देखा प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है तो 5 साल के कैश फ्लो, 10 साल है तो 10 साल के कैश फ्लो, इसलिए इधर अब हमारी डेप्रिसिएशन नहीं आया करेगी। आपने देखा जो मशीनरी खरीदी वो मैंने आउटफ्लो लिखा, स्क्रैप दी होगी वो इनफ्लो लिख दूंगा, डेप्शन वगैरह का जिक्र इसमें नहीं होता, एक्चुअली वो नॉन कैश आइटम है। ठीक है, अच्छा जी, तो बात हम लोग कर रहे थे रेलिवेंट कॉस्ट के 3 फीचर होते थे, फ्यूचर, इंक्रीमेंटल एंड कैश फ्लोज, कि कॉस्ट पास में ना लगी हो भी फ्यूचर में लगना हो, इस पर्टिकुलर असाइनमेंट के ऐसे कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा हो और नॉन कैश आइटम ना हो, इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट हो। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ना आप लोगों ने वर्ड यूज किया था संक कॉस्ट, इसी तरह एक आप लोगों की होती थी कमिटेड कॉस्ट, इसी तरह हमारी आती थी नोशनल या जिसे इंप्यूटेड कॉस्ट भी कहते थे। इसी तरह हम लोग लेते थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। सम कॉस्ट आपके लिए क्या होती थी? इररेलेवेंट। इसमें मेन क्या रीजन थी? हाँ, कि पास्ट में इनकर हुई फ्यूचर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। कमिटेड कॉस्ट होती क्या? हाँ, यानी कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड हो चुके होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता है, कमिट कर लिया होता है, ऑल्दो पेमेंट नहीं की होती लेकिन करनी होती है। हाँ, तो ये आपके लिए इररेलेवेंट है क्योंकि ये इंक्रीमेंटल इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। नोशनल कॉस्ट ये क्या होती थी? हाँ, यानी फर्जी कॉस्ट, अज्यूम्ड कॉस्ट जो एक्चुअली लगी कोई नहीं, जब लगी नहीं तो क्या इस पे कैश फ्लो हुआ? तो ये आपके लिए फिर क्या होगी? इररेलेवेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ जी, ये हमारे लिए रेलिवेंट होती थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको होता है, हम कहते हैं जो मैक्सिमम बेनिफिट आप फोरगो कर देते हो किसी एक ऑल्टरनेट की एक्सेप्टेंस की वजह से, उसे कहा जाता था। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट हमारे लिए नॉर्मली रेलिवेंट होती है। और फिक्स कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, ये 2 तरह की होती है, एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और दूसरा अब्सॉर्ब्ड या एलोकेटेड। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता था इसी काम की वजह से लग रही है, अगर ना करो तो ना लगे। तो अभी जैसे उसने कहा था कि फिक्स कॉस्ट अवॉइडेबल है अगर आप ये नई प्रोडक्ट ना बनाओ, तो ये आपके लिए एट्रीब्यूटेबल थी, तो ये आपके लिए फिर क्या होगी? रेलिवेंट। लेकिन अब्सॉर्ब्ड या जिसे एलोकेटेड कॉस्ट कहते हैं, ये आपने हर हालत में देनी होती है, ये आपके लिए क्या हो जाएगी? किस वजह से? इंक्रीमेंट नहीं होता इसमें। हाँ जी, वो अगर मेक और बाय डिसीजन हो, यहाँ पे तो देखना पड़ेगा ऐसा कोई है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद आपको याद होगा उधर हम लोगों ने रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल के भी प्रिंसिपल पढ़े थे, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर के भी प्रिंसिपल पढ़े थे। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम पहले उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि उनकी अब आगे एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी, तो उसकी वजह से वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए। तो कल इंशाल्लाह हम उनको भी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे क्यों क्या कुछ चीजें होती हैं। आज आपने ना ये क्वेश्चन 6 लाजमी ट्राई करके आना है।
ठीक है। और जो क्वेश्चन 5 था उसकी एनपीवी निकाल के उस पर डिसाइड कीजिएगा कौन सा सिस्टम इंस्टॉल कराएंगे आप लोग। वो मेरा ख्याल वो है आपकी थर्सडे और फ्राइडे को। तो हाँ, वो उनके ना किसी डेथ हो गई थी तो उधर चले गए हम। कल अगर तो वो आ गए तो वो लेंगे, ना आए तो फिर नहीं। थैंक यू।